हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और ज्ञानकोश नाम से ही फेसबुक पेज है। आप इसके पीडीएफ को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी और भी देनी थी आप सभी को कि पूरे नवंबर महीने की करंट अफेयर्स का पीडीएफ मैंने ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल पे और ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आप उस पीडीएफ को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज की 1 दिसंबर की करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज का जो दिन है 1 दिसंबर जो है वो किस किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व एड्स दिवस का उद्देश्य है कि लोगों को एचआईवी एड्स के संक्रमण के प्रति जागरूक करना। एचआईवी एड्स के प्रति लोगों को इसके संक्रमण को समाप्त किया जा सके और इस रोग के प्रति रोकथाम या किस प्रकार से आप सभी सचेत हो सकते हैं, ये सारी जानकारियां प्रदान करना ही विश्व एड्स दिवस का मुख्य उद्देश्य है। बात करते हैं कि विश्व एड्स दिवस सबसे पहले कब मनाया गया था। तो विश्व एड्स दिवस सबसे पहले 1988 में मनाया गया था। अब देखिएगा यहां पर एचआईवी और एड्स दोनों की को हमने यहां पर लिखा है, तो इनकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म्स पूछी जाती है और ये दोनों इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्स की, एआईडीएस। तो एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देख लीजिएगा पूरी फुल फॉर्म लिखी है। आगे लिखा है एचआईवी। एचआईवी अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम और एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दोनों की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों के सामने लिखी हुई है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आज का जो दिन है 1 दिसंबर जो है वो केवल विश्व एड्स दिवस के रूप में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि ये सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना करी गई थी। बात करते हैं, देखिएगा बीएसएफ है, तो बीएसएफ एक अर्धसैनिक बल है। ये कार्य क्या करता है? ये शांति के समय भारत की सीमा की पहरेदारी करता है। यहां से एक शब्द देखिएगा, यहां पर लिखा है कि शांति के समय, यानी कि जब युद्ध नहीं होते हैं उस समय बीएसएफ जो है वो देश की सीमाओं की रक्षा करती है। लेकिन अगर युद्ध हो जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं मैं आपको, अभी बताया कि बीएसएफ जो है वो केवल शांति के समय सीमा की पहरेदारी करता है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की रोकथाम करता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि युद्ध के समय कौन सी सेना लड़ती है, तो जब युद्ध शुरू होता है तो बीएसएफ फोर्स जो है वो बैकफुट पे आ जाती है और फ्रंट फुट पे जो है वो हमारी भारतीय सेना इंडियन आर्मी चली जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडियन आर्मी जो है हर एक देश में उनकी आर्मी बनाई जाती है। वो इसलिए बनाई जाती है कि वो युद्ध के समय में फ्रंट पे रह करके दुश्मनों से लड़ाई कर सके, युद्ध कर सके। बीएसएफ जो है वो आर्मी के बाद में देश की सेवा करती है, पहले युद्ध के समय में आर्मी सेवा करती है। अब बात करते हैं बीएसएफ। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो राकेश अस्थाना जो हैं वे बीएसएफ के महानिदेशक हैं और बीएसएफ का मुख्यालय कहां पे है? नई दिल्ली में है। उसके बाद एक और प्रश्न है कि आज 1 दिसंबर को ही नागालैंड राज्य दिवस भी मनाया जाता है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड एक राज्य है भारत देश में। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को करी गई थी, 1963 को करी गई थी और 1963 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड की स्थापना करी गई थी। तो नागालैंड से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागालैंड राज्य जो है वो भारत देश का कौन सा राज्य बना था? तो ये नंबर के अकॉर्डिंग नागालैंड राज्य देश का 16वां राज्य बना था। इंपॉर्टेंट बात थी।
अब थोड़ी बातें और भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि चुनाव अभी बिहार में खत्म हुए, मैं पूरी जानकारी बिहार की दे चुका हूं। अब यहां से जो प्रश्न समझने की बात है वो ये है कि नागालैंड राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो नागालैंड में विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा की 1 सीट है। तो ये मैंने आपको पूरी तरह से बताई है आज के दिवस के बारे में। अब एक एक करके प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया है कि भारत की सबसे तेज लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी बनी है। भारत की सबसे तेज लंबी दूरी की जो ट्रेन बनी है वो है प्रयागराज एक्सप्रेस। देखिएगा, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही रहेगा। ऑप्शन ए अर्थात प्रयागराज एक्सप्रेस जो है वो लंबी दूरी की भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनी है। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ी बातें इस प्रश्न के बारे में कि अगर हम प्रयागराज एक्सप्रेस की गति पता करें या कितनी स्पीड से ये चलती है, तो 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रयागराज एक्सप्रेस चलती है और 24 डब्बे इस ट्रेन में हैं। 24 डब्बों के साथ में भारत की लंबी दूरी की सबसे तेज ट्रेन बनी है प्रयागराज एक्सप्रेस। अब ये जो प्रयागराज एक्सप्रेस है ये प्रयागराज और नई दिल्ली के बीच में विशेष ट्रेन सेवा ये 6 जुलाई 1984 को शुरू करी गई थी। 6 जुलाई 1984 को शुरू करी गई थी और अब ये भारत की लंबी दूरी की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बनी है। तो ये जानकारी थी इस प्रश्न से। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे आया है कि स्वास्थ्य साथी एक योजना है जिसका नाम है स्वास्थ्य साथी योजना, इसका विस्तार करने की घोषणा करी गई। तो किस राज्य द्वारा स्वास्थ्य साथी योजना का विस्तार करने की घोषणा करी गई है? तो ये करी गई है भारत देश में पश्चिम बंगाल में, अर्थात आपका जो ऑप्शन बी है, सेकंड ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। स्वास्थ्य साथी परियोजना पहले से चली आ रही है, कौन से राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में चली आ रही है और अब इस योजना का और भी विस्तार करने की घोषणा कर दी गई है। तो बात करें कि अगर इसका विस्तार करने की घोषणा किसके द्वारा करी गई है, तो ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान में ममता बनर्जी द्वारा ये घोषणा करी गई है कि जो राज्य में स्वास्थ्य साथी योजना है इसका विस्तार किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि जो संपूर्ण जनसंख्या है, संपूर्ण अर्थात जो कि पश्चिम बंगाल की संपूर्ण जनसंख्या है, वो संपूर्ण जनसंख्या इस योजना के अंतर्गत रखी जाएगी और सभी को स्वास्थ्य साथी योजना का लाभ मिलेगा। पूरी तरह से ये योजना जो है ये पूरी तरह से पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। अब ये जो लाइन लिखी है इसको मैं आपको समझा देता हूं कि वित्त पोषित का अर्थ ये है कि जितना भी स्वास्थ्य साथी योजना पर खर्चा लगेगा वो सारा का सारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार वहन करेगी। इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं होगा, पूरा का पूरा खर्चा वहन करेगी पश्चिम बंगाल सरकार। चलिए अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं कि ओडिशा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ओडिशा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अब कौन नियुक्त किए गए हैं? अभी नियुक्त किए गए हैं बिजोय कृष्ण पटेल, अर्थात ऑप्शन सी सही रहेगा। तो बिजोय कृष्ण पटेल जो हैं उनको ओडिशा मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले ओडिशा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। चलो थोड़ी बातें और भी डीपली पढ़ते हैं इसके बारे में कि जो बिजोय कृष्ण पटेल हैं वे अब ओडिशा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। बात करें अगर हम, तो वे इससे पहले ओडिशा के पूर्व उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट है, ओडिशा हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट के जस्टिस अर्थात न्यायाधीश रह चुके हैं। बात करते हैं कि ओडिशा मानवाधिकार आयोग जो है इसका गठन कब हुआ था? तो 27 जनवरी 2000 को, 27 जनवरी सन 2000 को ओडिशा ये जो गठन किया गया था ओडिशा मानवाधिकार आयोग का। अगर बात करें कि 27 जनवरी 2000 को तो इसका गठन किया गया था, लेकिन इस मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य प्रारंभ कब से किया था? तो अपना कार्य करना शुरू कर दिया था ऑफिशियली 11 जुलाई 2003 से इस मानवाधिकार आयोग ने अपना कार्य करना
शुरू कर दिया गया था। बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन है। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय जो इस मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे वो थे जस्टिस डीपी महापात्र। देखिएगा, इस प्रकार से पूरी तरह से हमने इस प्रश्न को पढ़ लिया है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन कहां पर किया गया। ऑर्गन डोनर का मतलब यह होता है कि जो अंग दान दिए जाते हैं इनके लिए कहां पर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। तो देखिएगा, पहला है कानपुर, जयपुर, जोधपुर या गोरखपुर। तो अभी ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन जयपुर अर्थात ऑप्शन बी आपका सही रहेगा कि जयपुर में इसकी स्थापना करी गई है। अब जयपुर का नाम तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर में किसके द्वारा करी गई है तो जयपुर में करी गई, क्योंकि जयपुर जो है वो राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ही ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। अब ये भारतीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में स्थापना करी गई। मैं 2 दिन पहले आपको भारतीय अंगदान दिवस के बारे में पूरी जानकारियां दे चुका हूं, तो अब उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बार बार एक ही प्रश्न को पढ़ना अति आवश्यक नहीं होता है। तो भारतीय अंगदान दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में ऑर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आता है कि ढीगवारा बांदीकुई खंड पर विद्युतीकृत ट्रेन को किसके द्वारा रवाना किया गया। अब एक इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू करी गई है, ये करी गई है ढीगवारा और बांदीकुई खंड के अंतर्गत। यहां पर ये इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू करी गई है, लेकिन इसका उद्घाटन कहें हम या ऐसा कहें कि इसकी शुरुआत किसने करी है, तो इसकी शुरुआत करी है पीयूष गोयल द्वारा, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। तो चलो थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं। मैं आप सभी से बार बार बताता हूं कि जब भी आप किसी मंत्री का नाम पढ़ें तो उसके मंत्रालय को जरूर पढ़ना है। तो अभी इस विद्युतीकृत यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन का उद्घाटन किसने किया है, रवाना किसने करी है या इसको हरी झंडी किसने दिखाई है, तो ये पीयूष गोयल द्वारा झंडी दिखाई गई है। तो पीयूष गोयल का मंत्रालय कौन है, वे भारत देश में वर्तमान में रेल मंत्री हैं। और ढीगवारा बांदीकुई खंड की अगर हम बात करें तो ये खंड उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है और ये दिल्ली अजमेर मार्ग के अंतर्गत में ये है। बात करते हैं कि इस खंड पर जो ढीगवारा और बांदीकुई खंड है, इस खंड पर ये पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन है। तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन आती है, तो वो भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। और उसके बाद आप लोगों की स्क्रीन पे आया है अगला प्रश्न कि सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने हैं। तो अभी भारत देश के क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन बनाने वाले विश्व के सबसे तेज खिलाड़ी बने हैं। बात करते हैं उनकी, तो 22,000 रन बनाने वाले वो विश्व के कौन से खिलाड़ी बने हैं, तो वो विश्व के 8वें खिलाड़ी बने हैं। 664 मैचों में 34,357 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर शीर्ष स्थान पर है कि सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन है, भारत देश के ही सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। वे पहले नंबर पे है। दूसरे स्थान पर 28,016 रन के साथ कुमार संगकारा श्रीलंका के दूसरे स्थान पर है। और इस के लिए भारतीय क्रिकेट कैप्टन ने मात्र 418 मैच खेले हैं। 418 मैचों में ही उन्होंने यह उपलब्धि हासिल कर ली है। उसके बाद अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आया है, टी सरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है। तो टी सरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है वो रूस के द्वारा किया गया है। रूस अर्थात ऑप्शन सी रूस के द्वारा ही अब इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि कहां पर किया गया है, तो रूस द्वारा किया गया है आर्कटिक में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये एक जमीनी यानी कि सरफेस टू सरफेस लक्ष्य पर निशाना साधती है। इस मिसाइल को व्हाइट आर्क रूसी आर्कटिक में एडमिरल
गोर्शको फ्रिगेट ने 450 किलोमीटर दूर मैच 8 से अधिक गति पर बार्ट सागर में लॉन्च किया है। ये पूरी की पूरी इसके बारे में मैंने आपसे जानकारी दे दी है। तो ये जानकारी आप लोगों ने यहां से पढ़ी। अगला प्रश्न, बल्कि ऐसा कहें कि आज का अंतिम प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई है, जिसमें भारत के कितने विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है। तो इसमें भारत के कुल 107 विश्वविद्यालय जो हैं उनको स्थान दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा। उसके बाद बढ़ते हैं, अंतिम जानकारी पढ़ते हैं कि कुल विश्व के 650 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था, जिनमें भारत के 107 संस्थानों का चयन किया गया है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा रहा इसमें? तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार तीसरी बार यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा। बात करते हैं कि भारत के जो शीर्ष रहे वो है IIT बॉम्बे जो कि 47वें स्थान पर रहा, IIT दिल्ली जो कि 50वें स्थान पर रहा, IIT मद्रास जो कि 56वें स्थान पर रहा। तो ये भारत के शीर्ष संस्थान थे। ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आप सभी को पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से डेली करंट अफेयर्स मिलती रहे। मैं आपको एक अंतिम जानकारी और देता हूं कि मैंने जैसे शुरू में बताया कि पूरे नवंबर महीने का करंट अफेयर्स मैंने ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहें। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद।